नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोमा। राजनीतिक दलों की लोक लुभावन योजनाओं पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ नौकरशाहों ने देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका के रास्ते पर जाने का अंदेशा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर केंद्र सरकार के 2 दर्जन से ज्यादा सचिवों की बैठक हुई। खबरों के मुताबिक इस बैठक में 2 सचिवों ने इशारों ही इशारों में 2 गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों की योजनाओं पर सवाल उठाए, तो वहीं पीएम मोदी ने सचिवों से गरीबी को रोका जाना बंद कैसे किया जाए, इस पर अधिवेश प्रबंध की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होने को कहा। लेकिन सचिवों की इस चिंता को आगामी विधानसभा चुनाव में लोक लुभावन स्कीमों के विपक्षी दलों के ऐलान से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं सीएजी यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने गुजरात सरकार की आर्थिक हालात पर चिंता जताई है। सीएजी ने कहा कि वर्ष 2020-21 में गुजरात का सार्वजनिक ऋण 3,08,030 करोड़ हो चुका है और पिछले 5 साल में सब्सिडी दोगुनी हो चुकी है। महंगाई और ईंधन के दामों में लगातार बढ़ोतरी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंतन के लिए अपने नौकरशाहों की एक बैठक बुलाई। पीएम मोदी ने सभी से खुलकर बोलने के लिए कहा। सिर्फ अपने विभाग ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों और मंत्रालयों के हालात को लेकर सुझाव और मशवरे मांगे हैं। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा भी मौजूद थे। पीएम मोदी के खुलकर बोलने के इशारे की वजह से बैठक 4 घंटे तक चली। नौकरशाहों ने इस बैठक में कई राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी को बताया गया कि एक राज्य जो लाखों करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन वहां की प्रदेश सरकार को चुनावी वादे के तहत लोक लुभावन स्कीम पर अमल करने का दबाव है। इन नौकरशाहों का दावा है कि पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में ऐसी पॉपुलर स्कीमें लागू की जा रही है जिनसे श्रीलंका जैसे आर्थिक हालात देश में भी बन सकते हैं। 7 सालों के अंदर 40% से ज्यादा देश पर लोन हुआ है। क्यों कर्ज के मार से देश डूबता जा रहा है? क्यों अर्थव्यवस्था इसकी खत्म होती जा रही है? बेरोजगारी और महंगाई क्या राज्य सरकार दे रही है या केंद्र सरकार दे रही है? आप सदैव अपने असफलताओं को छुपाने का प्रयास और उसके लिए एक बलि का बकरा ढूंढना चाहते हैं और ढूंढते रहे हैं। श्रीलंका के रास्ते पर भारत भी कहीं न कहीं बढ़ने के लिए मजबूर है। नौकरशाहों ने मिजाज भापते हुए महज गैर बीजेपी शासित राज्यों की मिसालें पेश की। बताया गया कि इस तरह की स्कीमें बहुत टिकाऊ नहीं होती। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा पूरा करने का दबाव है, तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा देने के साथ रोजगार उपलब्ध कराने के ऐलान पर अमल की जद्दोजहद में भी जुटी हुई है। यही वजह है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य को हर साल 50,000 करोड़ देने की मांग की थी। पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी अपने चुनावी वादे पूरे न कर पाने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना चाहती है। ऐसे में एक लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री निवास पर चली इस बैठक में नौकरशाहों के मुंह से पॉपुलर स्कीमों से चुनाव जीतने वाले विरोधी दलों की सरकारों के खिलाफ दलीलों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि पंजाब में दिल्ली मॉडल लागू करने का वादा कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है और अब वो यही लोक लुभावन स्कीमों का फॉर्मूला गुजरात और हिमाचल में दोहराने की तैयारी में है। नौकरशाहों की इस सियासी समझ को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें निर्देश दिया कि आप अब उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक विकास योजनाओं को चलाने की मानसिकता से निकलकर संसाधनों की अतिरिक्त व्यवस्था के साथ विकास योजनाएं तैयार करने और उन पर अमल की तैयारी करें। वहीं उन्होंने सचिवों से फीडबैक देने और सरकार की नीतियों में खामियों पर सुझाव देने के लिए भी कहा, भले ही वो दूसरे मंत्रालयों का मामला हो।
दरअसल केंद्र सरकार 22 जून के बाद राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान बंद करने जा रही है, जिससे प्रदेश सरकारों को खासा वित्तीय नुकसान होना तय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस बाबत केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस योजना को अगले 10 साल तक बढ़ाने की मांग की है। जब जीएसटी लागू किया गया और तब उस समय केंद्र की सरकार ने जो उत्पादक राज्य हैं उसे वेट में नुकसान होता और इसलिए 5 साल के लिए उन्होंने क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की थी। अब चूंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको 10 वर्षों के लिए ये जो क्षतिपूर्ति दे रहे थे उसे बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं भूपेश बघेल का ये भी कहना है कि जीएसटी के कारण लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अब राज्य को इसका घाटा होगा, तो राजनीतिक बयानबाजी करने की जगह इस समस्या के समाधान की दिशा में बढ़ना चाहिए। राज्यों का कहना है कि जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत के बाद टैक्स नीति पर राज्य की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है। वाणिज्यिक टैक्स के अलावा राज्यों के पास टैक्स राजस्व की अन्य मुद्दों से राजस्व बढ़ाने के लिए विकल्प नहीं बचे। लेकिन ये भी हकीकत है कि गरीबी और भूखमरी की मार से जूझ रही मुल्क की आवाम को मुफ्त के ख्वाब बेचकर सियासतदान उनके वोट हथिया लेते हैं। मुफ्त की स्कीमों के दम पर चुनाव जीतना बेहद आसान हो गया है। मुफ्त की इन योजनाओं के ऐलान में बीजेपी समेत कोई भी दल पीछे नहीं है, लेकिन एक से बढ़कर एक ऐलान से राज्य सरकारों के खजाने पर बोझ बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि कोरोना महामारी के नाम पर चलाई गई गरीब कल्याण अन्न योजना को मोदी सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं यूपी की योगी सरकार ने भी प्रदेश की गरीबी के रेखा के नीचे जी रहे लोगों के लिए राशन योजना अगले 3 माह के लिए बढ़ा दी है। अब जनता को दूर दूर तक रोजी रोजगार और महंगाई की मार से उबरने की उम्मीद नजर नहीं आती। जाति और मजहब की सियासत की जीत से रहे सहे सपने भी मर चुके हैं। वहीं सरकारें भी अब अपनी अहम जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर जनता को आत्मनिर्भर बनने का उपदेश दे रही है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। तो कितना महत्वपूर्ण है अब लोकतंत्र में फ्रीवीज, यानी कि जो मुफ्त की योजनाएं चला जाती हैं, मुफ्त में लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, उसका कितना फायदा जनता को मिल रहा है और कब तक ये फायदा जनता उठा पाएगी, इसका कितना असर जो है आर्थिक हालातों पर, भारत पर पड़ रहा है। इसी को लेकर आज की हमारी खास चर्चा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका परिचय करवा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका महेश जी कार्यक्रम में। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ टीएमसी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। किशोर झा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से ही करते हैं। महेश वर्मा जी, बहुत अच्छी पहल की गई, यहाँ पर सभी से जो है आला अधिकारियों से सुझाव मांगे गए, पूछा गया कि भाई किस तरह से आर्थिक हालात जो चल रहे हैं उसमें सुधार की गुंजाइश है, किस तरह से उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण फोकस रहा इस पूरी चर्चा में प्रधानमंत्री के साथ वो ये कि कैसे जो हमारी आर्थिक हालात हैं, माली हालात हैं, उसको कैसे सुधारा जाए, क्योंकि लोक लुभावन वायदे घोषणाएं ये कोई एक सरकार, एक सत्ता, एक पार्टी नहीं कर रही है, इसका चलन अब बढ़ता जा रहा है। कैसे इन सब चीजों की समीक्षा हुई है, जरा आप ही से पहले समझना चाहेंगे। इस समीक्षा के पीछे ये ऐसा उद्देश्य केंद्र सरकार का कतई नहीं है कि राज्य सरकार के या वहाँ हमारे जो विरोधी दल के शासन है उनको किसी को बदनाम करने वाली नीयत से ये कोई समीक्षा नहीं हुई है। ये तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं। ठीक है। इसमें बहुत ऐसी सोशल सिक्योरिटी की योजना है जो केंद्र सरकार भी चला रही है और वही राज्य सरकार भी चला रही है। जैसे मसलन आप देख लीजिए कि डोर टू स्टेप डिलीवरी जो दिल्ली में है, सिमिलर उसी तरह का लगभग डबल संख्या में दिल्ली सरकार जो है लगभग 60 के आसपास देती है, केंद्र सरकार वही 112 के आसपास जो है सर्विसेज जो है डोर टू स्टेप देती है सीएससी की तरफ से। ठीक है। अब ये इसी के ऊपर जो है लगभग 6,000 करोड़ 7,000 करोड़
8,000 करोड़ 5 साल में जो है आम आदमी पार्टी ने इसके प्रचार प्रसार इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर खर्चा कर चुकी है। तो एक ही चीज को लेकर केंद्र सरकार भी खर्चा कर रही है और राज्य सरकार भी खर्च कर, तो ऐसे में केंद्र सरकार या तो केंद्र सरकार उसको विड्रॉ कर ले या राज्य सरकार उसको विड्रॉ कर ले। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने जो बजट में एलोकेशन किया, जैसे आयुष्मान हुआ, आयुष्मान जैसे 100 ऐसे सोशल सिक्योरिटी योजनाएं हैं जो और राज्य जो है पॉलिटिकल कारणों से, जैसे पश्चिम बंगाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से मना कर दिया, आयुष्मान योजना लागू करने से मना कर दिया, किसान सम्मान निधि लेने से मना कर दिया, मुद्रा बैंक योजना लेने से मना कर दिया, स्किल से जुड़े हुए सारे हमारी कम से कम 200-250 ऐसी स्कीम्स जो है वेलफेयर की है जो पब्लिक से जुड़ी हुई है, उसको लेने से मना कर दिया। अब उसके बदले में तो राज्य सरकार कहीं खर्चा कर रही है ना। महेश जी, इसका तो समन्वय जो है, हाँ। ये फेडरल सिस्टम है, इसमें अगर ये समन्वय बन जाए और इससे हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाए और इसके ऊपर समीक्षा हो तो अच्छी बात है। इसका कहीं ना कहीं प्रशंसा होनी चाहिए। मतलब आपस में सामंजस्य की कमी है, केंद्र भी वो पैसा दे रही है, केंद्र भी वो योजनाएं दे रही है, राज्य सरकारें भी सिर्फ नाम कमाने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो उसको दे रही हैं। वही कि उनका टैग अपना टैग चाहिए। ठीक है, सिर्फ नाम की सियासत है। नहीं एक और आपको बताऊं कि आपके शुरुआत में जो जिस तरह का नरेशन दिया जा रहा था कि भाई लोगों को मुफ्त में खाना, केंद्र सरकार, मैडम हमने जो है ना ये मुफ्त में खाना अपने देशवासियों के लिए 82 करोड़ फैमिली के लिए हमने इसलिए नहीं दिया कि हमें उसका वोट चाहिए, हमें इसलिए दिया कि कोरोना में जो है हमारे पास जिन परिवार के पास रोजी रोटी नहीं थी वो भूखे न सोए, बच्चे भूखे ना रोए। ये और राज्य सरकारें भी यही दलील देती हैं इसके पीछे से। नहीं और ये दुनिया भर के लोगों ने दुनिया ने इसको सराहा है। ठीक है, अगर हमारे नजर में वो पाप है तो ऐसे पापी लोगों को कहिए कि इस देश में रहने का हक नहीं है। चले ठीक है, इनके पास जमीर नहीं है, जो उसको पॉलिटिकल नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है। किशोर झा जी, आम आदमी पार्टी की जब बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो लोगों को फ्रीबीज की आदतें आपकी तरफ से मिली हैं, लोक लुभावन वायदे जो किए गए हैं, आप बिजली से लेकर पानी से लेकर मुफ्त शिक्षा से लेकर दिल्ली में महिलाओं के लिए जो बसेज हैं वो फ्री तक, तो मतलब ये जो फ्री की योजनाएं, जो आप मुफ्त की योजनाएं लोगों को बांट रही हैं, कैसे इसको लेकर आप पूरा जो आर्थिक हालात है उसको समझ रहे हैं क्या? अब पंजाब की स्थिति क्या है? आपने दिल्ली से इसको कंपेयर तो कर लिया, लेकिन उसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मदद मांगनी पड़ गई कि पहले आप हमारी मदद कीजिए, हम लोगों को फ्रीबीज देंगे, उसके बाद फिर हम अपने राजस्व के बारे में सोचेंगे। ये किस तरह का तरीका है सर? पूजा जी, जो ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है ये अफसरों की मीटिंग के माध्यम से, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि पिछले 5 साल के अंदर योगी सरकार चली है और योगी सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ाया है। पंजाब के ऊपर जो ये 3 लाख करोड़ का कर्ज आज है वो कर्ज अकाली दल, भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकारों ने बढ़ाया है। ठीक है। गुजरात की स्थिति जो है, कैग को स्पेशली आगे आके बोलना पड़ा है कि गुजरात की आर्थिक स्थिति बहुत खतरनाक स्तर पे है। तकरीबन 40% स्टेट जीडीपी का जो है वो खर्चे में आ चुका है। तो अलग अलग राज्यों में स्थिति बहुत विकट है। राजस्थान की भी यही हालत है जहां भाजपा कांग्रेस बारी बारी से शासन करते रहे। तो आम आदमी पार्टी को सवाल उठाने से पहले हमारा गवर्नेंस का रिकॉर्ड इनको देखना पड़ेगा और हमसे सीखना पड़ेगा कि कैसे आप जनता के वेलफेयर की स्कीम उनको दे सकते हैं और साथ ही साथ स्टेट के बजट को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने जो भी स्कीम्स लागू की दिल्ली के अंदर, वो जनता की बेसिक मूलभूत जरूरतें जो पूरे देश में लागू होनी चाहिए, ठीक है, इन्हें भी करनी चाहिए, लेकिन ये करने की क्षमता नहीं है, इनकी प्रशासनिक क्षमता नहीं है, इनकी नीयत नहीं है। पहली चीज, क्या देश के अंदर मुफ्त और अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए पूरे देश? क्या देश के अंदर जो है मुफ्त अस्पताल
चिकित्सा ऑपरेशन, ये सब हक है, एक आम नागरिक का हक है किशोर जी, बिल्कुल ये बात सच है, ये आम नागरिक का हक है, मौलिक अधिकार है। लेकिन मुझे इस सवाल का जरा जवाब दे दीजिए किशोर जी, क्या ये जो मौलिक हक है जो आप पूरा करेंगे, क्या वो घाटे के साथ पूरा करेंगे? क्या राजस्व पर जो बोझ बढ़ता चला जाएगा उससे पूरा किया जाएगा? क्या केंद्र से बार बार मदद लेकर उसकी माली हालत को खस्ता करके किया जाएगा? क्या अभी पूजा जी हम कौन सी मदद केंद्र से मांगे और कौन सी मदद केंद्र ने हमें दे दी? पिछले 7 साल में हम दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। आदरणीय दीक्षित जी जब गई थी तो दिल्ली के ऊपर 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई, और आज दिल्ली देश का एकमात्र रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, जिस स्टेट के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, किसी की कोई देनदारी नहीं है, सरप्लस है, बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, स्कूल एजुकेशन हेल्थ करते हैं। उसके बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, तीर्थ यात्रा फ्री है। बावजूद इसके हम सरप्लस स्टेट है। इसका एक ही कारण है, इसका कारण सिर्फ एक है कि साफ नियत ईमानदारी से सरकार चल रही। आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार जो भ्रष्टाचार चाहती है उसे रोक। जनता को भाषण मत कीजिए, जनता को मत बताइए कि आपको फ्री दे के 100 रुपए आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। नहीं, फ्री की राजनीति ठीक लगती है आपको? क्या फ्री की राजनीति आपको ठीक लगती है? आपको लगता है कि ये फ्री में चीजें देने से बहुत अट्रैक्टिव एक माहौल हो जाता है? लोगों किसको पसंद नहीं आएगा भाई, किसको पसंद नहीं आएगा कि आप बैठे बिठाए फ्री में उनको ये सब चीजें मुहैया करा रहे हैं? इसका फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, वोटों में तब्दील किया जाता है उनको। जहां तक कांग्रेस हमारे मित्र जो है फ्री करके जनता की बेइज्जती करते हैं। आप मुझे ये बताइए, एक सांसद को अनलिमिटेड फ्री एयर ट्रेवल, एक सांसद को फ्री में ड्राइवर, फ्री में सिक्योरिटी, अनलिमिटेड बिजली, अनलिमिटेड पानी, ठीक है, और जिंदगी भर पेंशन जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है। क्या उस सांसद के ड्राइवर 200 यूनिट फ्री नहीं मिल सकती? क्या उसको 20,000 लीटर पानी चाहिए? अगर किसी के पास, आदमी के पास अगर पानी का बिल पे करने का पैसा नहीं है तो क्या प्यास से मरना चाहिए? जिस प्रकार की जरूरत है, जो का इंटीग्रल पार्ट बन गया है, कोई 200 यूनिट के पैसे नहीं पे कर सकता तो क्या उसके अंधेरे में हो जाए? सरकारों से पूछूंगा, तमाम जो पार्टी, चलिए ठीक है, उनसे पूछूंगा कि भाई बिल्कुल पूछने का हक है आपका, पूछने का हक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दिल्ली तो सरप्लस चल रही है। सीखना चाहिए राजधानी दिल्ली से तमाम स्टेट्स को कि आखिरकार उन पर क्यों वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है, उनकी माली हालत क्यों खस्ता हाल हो रही है। नौबत श्रीलंका वाले हालातों पर ना आ जाए, श्रीलंका की तरह देश की अर्थव्यवस्था चरमरा ना जाए, इस बात का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना सभी को। लेकिन क्या लग रहा है चक्रवर्ती जी आपको, जिस तरह से पर्टिकुलर यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ एक स्टेट्स को तवज्जो दी गई है, कुछ एक स्टेट्स का ही पूरा जो आंकड़ा है या उसको लेकर समीक्षा की गई है, पॉलिटिकल एंगल इसमें लगाया जा रहा है या वाकई में सोचने की जरूरत है? पश्चिम बंगाल के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। दरअसल आज की बैठक ये हुई है, वो जो दौरा किया गया था 10 साल तक, गुजरात मॉडल, आज गुजरात का अस्तित्व खतरे में आया हुआ है। तो ये मॉडल का जो उनका झुंझुना था वो फट गया, आज जो फट गया तो सामने आ गया, तो चिंता का विषय हो गया गुजरात मॉडल का। आज इसको जो है एकदम अचानक दूसरी चिंता आ गई कि पूरे देश की, और सबसे बड़ी चीज नौकर का वो जो पूछा जा रहा था, वो नौकर का किसको दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। ये गुजरात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि गुजरात में क्या हुआ, वो उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, वो हिमाचल की बात नहीं कर रहे। अभी जो चुनाव जीता, ये हाल ही में चुनाव जीता, फ्री में गैस सिलेंडर, फ्री में जो है राशन पानी जो किसने वाला क्या, फ्री में जो है 12वीं पास करके इंटर में जो एडमिशन मिल रहा है उसको लैपटॉप और मोबाइल देंगे, स्मार्टफोन देंगे। ये कितने वाला किया था? 12वीं पास करके जो इंटर में एडमिशन देगा, ये वादा किसने किया था? ये तो हम लोगों ने नहीं किया था। वादे तो सर टीएमसी ने भी बहुत किए, वादे तो सभी करते हैं, वादों का क्या है? और पश्चिम बंगाल की बात, वादों और घोषणाओं का क्या है? अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बड़े अच्छे से बताया कि हमको जो फ्री वाली योजना देना चाहते हम नहीं देते। हम क्यों नहीं देते?
क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हमारी जो योजनाएं चल रही है, हम किसान निधि में हम 6,000 रुपए में हम 10,000 रुपए देते हैं। पिछले 11 साल से हम लगातार देते चले आ रहे हैं बिना रुकावट के और बिना किसी नुकसान के। किसानों को हम योजना देते हैं, बीमा का योजना देते हैं और जो लड़कियों को हम मुफ्त शिक्षा देते हैं, हम उनके बाद शादी के लिए उनको फंड देते हैं। ये सारी योजनाएं जो हम चला रहे हैं, हमारे पर बोझ नहीं आया है, लेकिन गुजरात का जो ढोल फटा है आज उसका दर्द जो है पूरे देश के सामने रखा गया है। और पैसा किससे जा रहा है? नौकर का होने लिखा जा रहा है। तो नौकर का क्या बताइए प्रधानमंत्री के सामने? गुजरात तो नहीं बताइए ना, तो उनको दिल्ली दिखेगा, पंजाब दिखेगा, उनको बंगाल दिखेगा। नहीं, आपको क्या लगता है ये मुफ्त की स्कीम से सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान नहीं होता क्या? मुफ्त की जो स्कीम्स या मुफ्त के जो प्रलोभन होते हैं, इससे जनता का नुकसान आपको नहीं लगता कि होता है? एकदम। वह सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जो मुफ्त वाले शिक्षा है वो आपके सांसदों के भत्ते, विधायकों के भत्ते, मंत्रियों के बड़े बड़े भत्ते, इसको पहला बंद करना चाहिए। सबसे टॉप लेवल पे जो मुफ्त बांटने वाली जो चल रही है इनके पेंशन, उनके सब जितनी भी सरकारी ये है उनको कम करना चाहिए। ऐसे देश की सेवा करने के लिए है, किस तरह की सेवा है, किस तरह की सेवा है? ये असली हकदार तो गरीब है। आप जब गरीबों से वोट लेना होता है तो आप उसके लिए जो है जातिवाद ये आप सारे जो है टिकट दिलाते हो, लेकिन असली हकदार तो जिसको देना चाहिए निचले स्तर तक। आप गरीब उसको मानिए, हम जाति को नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते, हम देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा गरीब है, हमको पहले इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और रोजगार ये एक मूलभूत समस्या है और स्वास्थ्य ये इस पे ध्यान दीजिए। आप 10 किलोमीटर देंगे, आप 12वीं पास करने के बाद इंटर में जो एडमिशन लेंगे उसको लैपटॉप और ये कौन सी बात होती है भाई? ये किस तरह की स्कीम आप चला रहे हैं? और इस तरह की स्कीम से सिर्फ और सिर्फ देश को नुकसान होता है। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज गुजरात का ढोल फटा है, लेकिन ठीक है, सिर्फ गुजरात राज्य की बात है, बाकी के राज्य जो हैं सबका राजस्व भरा हुआ है, सब जो हैं ऋण मुक्त हो चुके हैं, किसी प्रकार की कोई राजस्व को लेकर समस्या नहीं है, किसी तरह का कोई आप पर आर्थिक बोझ नहीं है, आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। ऐसा है क्या? आप बैंकों से कोई उधार, कोई ऋण नहीं लेने वाले हैं? बात सर सभी राज्यों की आर्थिक व्यवस्था की है, अर्थव्यवस्था की है, उसको लेकर सोचने की आवश्यकता है। अमन अग्रवाल जी, आप जरा अब हमें समझाइए, सभी जो है पार्टियों से बात कर ली गई है, उनका कहना है कि देखिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जनता का हक है, जनता का अधिकार है, उन तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इस हक अधिकार के चक्कर में अर्थव्यवस्था जो पटरी पर आने की बजाय बार बार पटरी से उतर जाती है, उसको भरने में और फिर कितने साल लग जाएंगे, कितना ऋण और जो बोझ है वो बढ़ता चला जाएगा और वो आगे बढ़ता चला जाएगा, वो जरा आप समझाइए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका कोई कंपैरिजन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत के पास जो इस समय रिजर्व्स हैं करीबन $650 बिलियन के, और इसके अलावा $55 बिलियन हमने लोन दे रखे हैं आगे आसपास के देशों के, जिसमें से $2.5 बिलियन जो है श्रीलंका को ही दे रखा है। तो इस तरीके से हमने कर्जा दे रखा है हम लोगों को। तो इसके अलावा जो हमारी अर्थव्यवस्था है विश्व के अंदर सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था है, और काफी सारी जो पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, चाहे वो मनी सप्लाई को लेके हो, इन्फ्लेशन को लेके हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, PMI का डेटा आया, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है कम हुए हैं पिछले 1 महीने में, GST कलेक्शंस बढ़ी हैं, बजट की प्रोजेक्शन है, ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन है 9, 8.5%, 9%, 10% के करीब की जा रही है, चाहे पिछले साल की 1 साल की हो। तो हमारी जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है वो कहीं पे श्रीलंका के आसपास भी नहीं है। तो ये चीज आपके दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये डरने की बात, पहली बात। दूसरी बात जो आपने CBC की है, जो सरकारी मुलाजिम है, सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा, बिल्कुल ये आज की तरफ नहीं है, शुरू से जब से हिंदुस्तान को आजादी मिली है तब से फ्रीबी चलती है, और ये कोई ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है और विश्व में ऐसी नहीं है जो ये टाइप के फ्रीबीज नहीं देती है। अगर आपको याद हो, करीबन 2-3 साल पहले की बात है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात दोबारा शुरू करी थी और सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी बात शुरू करी थी। तो उस समय निकल के आया कि सरकार में राज्य और
राज्य सरकारों के बीच में करीबन 21,000 ऐसी स्कीमें हैं जो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके देती आई हैं, जो मुफ्त में फ्री है, चाहे वो मेडिकल के अंदर हो, चाहे वो खान पदार्थ में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, किसी भी चीज में आप लेके चले, अलग अलग चीजों करीब 21,000 स्कीमें हैं। अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंट्रोड्यूस करना है तो उन 21,000 स्कीमों को हटाना पड़ेगा, तब जाके हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लगा सकते हैं, जो बिल्कुल ही डिफिकल्ट काम। अब देखने की बात यह है कि जहाँ पे राज्य सरकारें हैं उनके बजट कैसे चल रहे हैं। अगर जैसे अभी बताया गया गुजरात की सिचुएशन ठीक नहीं है, पंजाब की हमने देखा सीट नहीं है, जब ऐसी चीज है तो इस टाइप की फ्रीबीज देने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब अगर आपकी स्थिति ठीक है, आपके पास कमाने के जरिए हैं और आपके पास पैसा आ रहा है, एक तरफ सरकारें कह रही है कि हमें 10 साल तक और जो है जीएसटी का जो बेनिफिट मिल रहा था वो मिलना चाहिए, एक तरफ कह रही है कि जी हमारे पास तो 3 लाख 4 लाख करोड़ का घाटा है और हमें समझ नहीं आ रहा, हमें पैसा और दीजिए, मंत्री कह रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो जहाँ ऐसी स्थिति है वहां पे फ्रीबीज का कोई मतलब औचित्य नहीं बैठता है। अगर आपके पास सरकार, जैसे दिल्ली की सरकार अभी कह रही थी कि हमारे पास तो बहुत फंड बना लिया, हमने नेगेटिव से पॉजिटिव में कर लिया, तो अपना फ्रीबी बांटिए। कौन क्वेश्चन करता है आपको फ्रीबी कितना बांटना है, बांटिए आप, लोगों की भलाई हो रही है उसके अंदर। अब देखना ये बात है कि कौन से लोगों की भलाई हो रही है, कौन से लोगों की भलाई नहीं हो रही है। अब जैसे कोविड का इंजेक्शन का फ्री भी दिया गया, सारे लोगों को दे दिया गया, उसमें कोई ये चेक नहीं किया गया कि कोई आदमी की क्षमता है वो पैसा खर्च करने की या नहीं करने की, क्योंकि सरकार का मुहिम था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, तो उसमें सभी लोगों को दे दिया गया। काफी सारे लोगों ने फ्री वाला लिया, कुछ लोगों ने पैसा दे के लिया, जिनकी भी आई नहीं थी उन्होंने भी कहीं उन्होंने पैसा लेके दिया, बिकॉज की उनको कहा गया इंस्टीट्यूशन, हमारी सरकार इंस्टीट्यूशन को कहा गया, डीएम से ऑर्डर आया कि जी सब लोगों को अपने स्टाफ को इमीडिएटली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सबमिट करें। अगर उनको अब फ्री वाला नहीं मिल रहा है तो पैसा दे के लेना पड़ रहा है। तो ये कहना कि फ्री भी नहीं होता है, इससे घाटे होते हैं। और अगर हम लेके चले, कृषि के अंदर ही लेके चले, कृषि के ऊपर बड़े विवाद उठा पिछले 2-3 सालों में, आपको चौकन्ना होगा पिछले करीबन 18 सालों में करीबन 19 लाख करोड़ के वेवर, जो लोन वेवर होते हैं, एनपीए वेवर होते हैं, वो अलग अलग सरकारों ने भारत में दिए हैं जी। करीबन 4.5 से 5 लाख करोड़ के करीब वेवर जो है एक साल के अंदर दिया जाता है, जिसमें 3-3.5 से 4 लाख करोड़ सिर्फ कृषि को दिया जाता है। करीबन 1 लाख करोड़ जो है एनपीए जो होते हैं बैंक में, उनका वेवर दिया जाता है। उसके अलावा जो कुछ राज्य सरकारों के होते हैं उनको वेवर दिया है। तो हमारी हिंदुस्तान की पिछले 20 सालों में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो गई है कि हम इसी रफ्तार से बढ़ते रहें, और करीबन 4.5-5 लाख करोड़ की अगर हम वेवर दान दे रहे हैं, कौन दे रहा है वेवर? आप और मेरा जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे वो वेवर दिया जा रहा है, भारत सरकार दे रही है, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे वो सेंटर की सरकार हो, वो टैक्स के पैसे से वेवर दिया जा रहा है। तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 4.5-5 लाख करोड़ की हो चुकी है अभी तक, पिछले 15-20 सालों के अंदर, हर साल के साल प्रति दिया जाता है। आप सोचिए अगर वो 4.5-5 लाख करोड़ ना दिया जाए तो हमारे को वो पैसा मिलेगा बढ़ोतरी के लिए। दूसरी चीज, जहां सरकारें कहती है तेल के दामों के लिए, अब ये जो ऑयल कंपनियां हैं, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सेक्रेटरी ने ये तो कह दिया कि फ्री भी दिए जा रहे हैं, ये भी कहें कि जो हमारे खर्चे होते हैं सरकारी भागों के उनको कम किया जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिन्हें एक्सपेंसेस कहते हैं उसमें एफिशिएंसी लाया जाए, उनको कम किया जाए। वो कोई नहीं कहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 1999 में अप्रूव किए गए थे, लाने थे, तो आज तक कोई सरकार नहीं ला पाई है। क्यों नहीं ला पाई है? क्योंकि वो उन बाबुओं को नाराज नहीं करना चाहती है। वो बाबुओं को नाराज करने के ना प्रति तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ही ना लेके आए हैं। ये सारी सरकारों को, राज्य सरकारों को, अब तेल को 1 सेकंड में और लूंगा, तेल के ही दाम को लेके चलिए। मैं पिछले 1 महीने से टेलीविजन पे कह रहा था, करीबन 84,000 करोड़ का प्रॉफिट है ये ऑयल कंपनियों को, 6 ऑयल कंपनियों को। और अगर पिछले 2 महीने में उनको 10, 15, 20 हजार करोड़ का लॉस भी हो गया तो इस साल के अंत तक तो उनको फिर भी प्रॉफिट होगा। तो फिर किस खुशी में आप लोगों के ऊपर 20 रुपए, 25 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए का भार लगा रहे हैं उसमें? और उसके अलावा 3.5-4 लाख करोड़ ऑयल पूल अकाउंट में जो हमने भारतीय संस्थान ने 1989-91 में सजेस्ट किया था, जो एनडी तिवारी ने किया, उसमें पड़े हैं, तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं आप? तो लोगों का सोचना जरूरी है, किसी भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे कोई हो, और ये सोचे कि हम फ्रीबीज बंद हो जाएंगे, ये बंद नहीं होंगे, पर ऐसे दिए जाने चाहिए जहां जरूरत हो, जिन लोगों को जरूरत हो उन्हीं को मिलने चाहिए। बिल्कुल, यानी कि एक तरफ तो आप जनता को एक हाथ से बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आप उसको छीन भी रहे हैं। दूसरे हाथ से जब पेट्रोल डीजल वो भरवाने जा रहे हैं
तो उनका पूरा बजट हिल रहा है। इस बात को भी सोचना होगा और साथ ही इस बात पर भी इस वक्त चिंतन और मंथन करने की जरूरत है कि किस तरह से आर्थिक बोझ अब जो राज्यों पर पड़ रहा है उसको कैसे वो हल कर पाएंगे। चर्चा का विषय आज इसी बात को लेकर कि कैसे जो है ऋण जो लाखों लाखों करोड़ों रुपए बढ़ता जा रहा है उसको कैसे जो है हटाया जाएगा, कैसे उससे राहत मिल पाएगी और कितना जो है जनता को आप और सहूलियत दे पाएंगे। महेश वर्मा जी, गुजरात की यहाँ पर बात की जा रही है, वो गुजरात जिसको मॉडल के तौर पर, दिल्ली मॉडल तो अभी आया, गुजरात मॉडल का बखान तो सालों से किया जा रहा है, लेकिन गुजरात मॉडल अब सीएजी कह रही है कि 3,08,030 करोड़ हो चुका है ऋण। कैसे उसको हम एक एग्जाम्पल मॉडल के तौर पर देखें, जो मॉडल खुद अपने ऋण नहीं चुका पा रहा है, जहां पर बोझ पे बोझ बढ़ता चला जा रहा है, कैसे? नहीं, देखिए, सीएजी की अगर बात करेंगे आप तो आप सिर्फ गुजरात की ही क्यों? नहीं, इसे एक बड़ा मॉडल बना के पेश किया गया ना, इसीलिए गुजरात सुनिए, ऋण लेना, ऋण कोई अपराध नहीं है। गुजरात सरकार ने जो पैसे लिए उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए और उसके माध्यम से एक जो रेवेन्यू है या सोशल सिक्योरिटी जो लोगों को मिल रहा है उसका फायदा अगले 5 साल 7 साल 8 साल में दिखेगा। और यही उसका ऑब्जेक्टिव है। उस ऋण का और कोई नहीं है कि उसको कोई सरकार ने कोई भ्रष्टाचार कर दिया या वो पैसा साइफन हो गया। जैसे सीएजी का अगर आप दिल्ली में बात करें कि 75,000 करोड़ में 32,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है, तो अब ऐसे में इस पैसे को कहाँ लेके गए, कौन खाया कौन पिया, उस तरह के गुजरात की बात नहीं है। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरा, मैं एक बात और आपको कहूंगा कि लगभग 6.5 से 7 लाख करोड़ के आसपास केंद्र और राज्य सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी का जो स्कीम है लगभग बराबर है। अगर उसको एक यूनिफॉर्मिटी कर दी जाए और राज्य और केंद्र के बीच में एक समन्वय बन जाए, और समन्वय बनाने का काम अच्छे से कौन कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो एक IAS सेक्रेटरी है, वहां के चीफ सेक्रेटरी से बात करें, वहां के चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर से बात करें, तो पहला पैसा तो ये बचेगा। नाम की सियासत कैसे होगी ना सर? फिर नाम की होड़ कैसे मचेगी कि हमारी सरकार ने इतना दिया, हमारी पार्टी इतना देगी, वो कैसे हो पाएगा? देखिए, बीजेपी का काम जो है इस तरह का नहीं है जो कि आम आदमी पार्टी या वेस्ट बंगाल में ममता जी करती हैं। ममता जी की स्थिति आप सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा कि जनता के खजाने के पैसे को वहां के मौलवी और इमामों में बांटती हैं और उनको हर साल इंक्रीमेंट देती हैं। तो वो बात छोड़ दीजिए। मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि जो आज जरूरत क्या है, कोरोना काल की जो दुश्वारी थी, अभी जो हाल में जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो वर्ल्ड वाइड जिस तरह से रिसेशन आया है, उसको ध्यान में रख के हमें एहतियात क्या क्या बरतने की जरूरत है, तो उसके बारे में हमें भी अमल कीजिए ना सर। चाहिए। वो पेट्रोल डीजल पर भी उसका असर दिखे ना, वो CNG PNG पर भी दिखे ना, उसी पर आ रहा हूं, वो ईंधन पर भी दिखे ना सर। वो फिर क्यों कुछ खास चीजों पर दिखेगा? देखिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि ऋण लेना कोई अपराध नहीं है, वो लिया जाता है, एक आम व्यक्ति भी लेता है। छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं, आम लोग भी देते हैं, आम लोग भी जो है लोन लेते हैं, लेकिन उस लोन के बाद जो EMI होती है ना सर, उसको लेकर चिंतित रहते हैं वो कि कैसे चुकाएंगे हर महीने, कैसे जो है उस EMI को वो डेडलाइन तक दे पाएंगे, ये बड़ा मसला है। इस पर सोचने की आवश्यकता है। नहीं, इसमें किसने आपसे कह दिया कि 3 लाख करोड़ जो है अगर गुजरात सरकार के ऊपर है वो चुकाने में असफल है, वो कहीं डिफॉल्टर है? ये किसने कह दिया? हम ये कह रहे हैं कि एक किसी चीज के लिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, अगर सबसे बेस्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड अगर ओरिएंटेड कोई स्टेट मिलेगा तो वहां मिलेगा। सड़क और रोड वहां सबसे बेस्ट है इंडिया में। स्कूल की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी सबसे वन ऑफ द बेस्ट है जी। जो फंडामेंटल आपके जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास है जो गुजरात में है। तो आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस जो मजबूती, जो बुनियादी वहां सुविधा है, उसको कहीं ना कहीं वो उसको सहारा दे रही है।
तो सर ऐसा सहारा दीजिए ना, मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ, ऐसे थोड़ी राहत दे दीजिए पेट्रोल डीजल पर आम लोगों को, ऐसी थोड़ी राहत दे दीजिए, बेसिक फैसिलिटीज में, बेसिक सुविधाओं में दे दीजिए सर, ऐसी राहत थोड़ी। आप बीच बीच में बोल रही हैं तो हमारा वो एक रिदम है ना। जी ठीक है, बात कंप्लीट कीजिए। सरकार की तरफ से या एक रूलिंग पार्टी की तरफ से हम जो चीज कहना चाह रहे हैं वो कहीं न कहीं दर्शकों को भी समझ में आएगा। मेरा ये कहना है कि इस रिव्यू का एक और अहम हिस्सा था कि भाई हम जिस तरह से जीएसटी की बात कर रहे हैं, जो आप जिस तरह की कटौती, कहां कहां आप कटौती कर सकते हैं, किस तरह से जीएसटी को हम एक रूप से पूरे देश में लागू कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल के लिए। ठीक है, ये हमने बात पहले भी उठाई थी, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इसके ऊपर एक एका बने और हम लोग पूरे देश में ये करें। तो अब एक जो सबसे बड़ी चुनौती थी देश में वो ये थी कि हमारी जो इंपोर्ट थी वो 93% थी, उसको हमने घटा के जो है आज 30% हमने रिड्यूस कर दिया। वो कैसे रिड्यूस किया कि इथेनॉल हमने बढ़ाए, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बढ़ाई, हमने सीएनजी और गैस की जो है व्यवस्था अच्छे से करी। हमने ये सोच के नहीं करी थी कि कोरोना काल आएगा या युद्ध काल आएगा, उसकी वजह से नहीं करी। हमारी जरूरत ऐसी है कि हमें पेट्रोलियम बाहर से लेना है, तो उसके लिए हमें कहीं न कहीं मोटा पैसा देना पड़ रहा है। तो उसको हम कहीं न कहीं उस खर्चे में हमने कमी की। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाइए कि अगर ये जो हम खर्चा, फिजूल खर्ची है हमारी, या स्टेट की है या सेंटर की, उसको कहीं हमने अगर आइडेंटिफाई कर लिया और उसको कटौती कर लिया और वही चीज हम कहीं जीएसटी में कम कर लिए पेट्रोलियम, तो पेट्रोल और डीजल का अपने आप सस्ता हो जाएगा रेट। तो ये सब चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, फेडरल सिस्टम है, सबको। चलिए आंकड़ों में कैसे आपको घुमाना है ये मुझे लग रहा है अमन जी बखूबी समझ भी चुके हैं। जी अमन जी, जरा आप ही से मैं पूछना चाहूंगी, ये जो आंकड़ेबाजी की गई है ना, ये जनता मुझे लग रहा है समझने के बजाय वो सोच रही थी कि कुछ उम्मीद बंधेगी सस्ते की, यहाँ तो कुछ और ही हो गया। हाँ बोलिए। देखिए जी, हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा था तेल पिछले साल 2020 में $19.50 पहुंच गया था डॉलर पर बैरल पे। अगर इतना ही लिंक था तो उस समय कम कर देना चाहिए था। अगर कम नहीं किया आपने और बढ़ने पे बढ़ा रहे हैं, और जबकि आपकी सरकारी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी का काम सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, और सरकारी कंपनी का काम तो कम से कम बिल्कुल भी पूरी तरह प्रॉफिट बनाना नहीं होता है। तो एक आम आदमी को राहत देनी जरूरी है, और हम 6-7 रुपए की चिंता कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं जो 25 रुपए आपने बल्क परचेजेस पे लगाया है उसका जो लोगों के ऊपर भार पड़ेगा। और जहाँ जीएसटी की बात है, इस तेल को अगर आप जीएसटी में लेके आते हैं, करंटली जो तेल है उसमें 55% से लेके 65% स्टेट और सेंटर के टैक्सेस लगे हुए हैं। मतलब अगर 100 रुपए का तेल है तो 70 रुपीज के करीब स्टेट या सेंट्रल टैक्सेस हैं उसके अंदर। 25 से 30 रुपए का तेल का दाम 35-33 रुपए का तेल हम अलग। एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए जनाब, आता है। आपको इतना ही है तो जीएसटी में ले आइए ना। अब तो ज्यादातर सरकारें आप ही की हैं, तो आप जीएसटी में वोट उनका वोटिंग राइट का सिस्टम बिल्कुल क्लियर है, लेके आइए। अरुण जेटली जी ने भी कहा था शुरू में, पर अभी तक 5 साल हो गए 6 साल, उसको तो लाया नहीं गया है। निर्मला सीतारमण जी ने भी अपनी बैठक में कहा और वो कोर्ट को निर्धारित कर दिया कि जो है उन्होंने सबने मना कर दिया। जब आपके पास वोटिंग राइट है जीएसटी में और आपने कड़े कदम उठाए हैं इस सरकार ने, तो इस कदम को उठाने में चूक क्यों हो रही है? जिससे अगर आप 20% उसके ऊपर टैक्स भी लगा दें, 28% की जगह उसमें 48% लें तो उससे भी राहत मिलेगी। ऑयल पुल अकाउंट को नहीं यूज कर रहे आप, उसके अंदर पैसा इकट्ठा हुआ है। टैक्सेस को कम कर सकते हैं, उसको नहीं कर रहे आप। 25 रुपया जो बल्क परचेज पे किया है उसका इनडायरेक्ट कॉस्ट जो बढ़ेगी वो कितनी इन्फ्लेशनरी होगी, आरबीआई ऑलरेडी बहुत बार बता चुका है। एक राइट टू रिप्लाई कर लेने दीजिए मुझे। जी सर जल्दी से। ये जो बोल रहे हैं, हाँ, बोलिए। मेरा ये कहना है कि जो ये बात कह रहे हैं, अगर ये कहीं तुलना आप श्रीलंका, पाकिस्तान या देश दुनिया के और देशों से आप करें, उसके बनिस्पत जो इम्पोर्ट करते हैं तेल के, अगर हमने 30% अपनी इम्पोर्ट कम नहीं की थी, अगर ये कम नहीं हुआ होता तो ये रेट पता नहीं कहाँ होते। ठीक है, 250 रुपया लीटर जो आज श्रीलंका में बिक रहा है, वो हालात भी हो जाते, जो आज पाकिस्तान, वही हाल हो जाता। ऐसे अर्थशास्त्रियों से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए आपको सब कुछ सोचना पड़ता है। आप अपने चीजों को
अपने विचारों को लाद देने से देश का अर्थतंत्र मजबूत नहीं होगा। ठीक है, कैसे मजबूत होगा इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कैसे मजबूत करेंगे हम उसको लोकतंत्र में, अर्थतंत्र को मजबूत कैसे किया जाएगा, चर्चा इसी बात को लेकर। कैसे जो है फ्रीबीज जो की जा रही हैं, जो जिस तरह के मुफ्त के वायदे किए जा रहे हैं, कितना उससे जनता को फायदा हो रहा है। टीएमसी के प्रवक्ता से यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता को, किस तरह से उन्होंने पूरा आंकड़ा बता दिया है और पश्चिम बंगाल के हालात भी संजय चक्रवर्ती जी बता दिए गए हैं, लेकिन कैसे जो है हर राज्य उत्थान कर पाए, लोगों को जो है आप सहूलियत दे पाए, बजाय के आर्थिक बोझ बढ़ता चला जाए, इस तरफ कदम कैसे उठाए जा रहे हैं? मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि 2 मई के बाद से आपने देखा होगा पिछले साल 2 मई के बाद से जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, पेट्रोल के दाम एकदम से बढ़ने शुरू हो गए। बढ़ते 3 अक्टूबर तक पेट्रोल के दाम एकदम से वो 105 से लेकर 110 रुपए तक पहुंच गए। उसके बाद जब 3 अक्टूबर को जब 30 विधानसभा और 4 लोकसभा चुनाव का डिक्लेयर हुआ, इसमें से बीजेपी के ज्यादातर राज्यों में हार मिली। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में तो लोकसभा का चुनाव तक हार गए। एकदम से पेट्रोल के दाम पे टैक्सेस भी कम हो गया, तो पेट्रोल के दाम नियंत्रित हो गए और 137 दिन तक नियंत्रित रहे, 1 पैसा नहीं बढ़ा। 21 मार्च के बाद से 80 पैसा बढ़ा। सेटलमेंट देखिएगा, ये 80 पैसा बढ़ रहा है। मतलब ये कौन सा सेटलमेंट है जो 80 पैसे करके आज 8 में 40 पैसे का रेट जो है पेट्रोल का दाम पिछले 11 दिनों में बढ़ चुका है। 1 पैसे के बाद इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री ने 2014 में कि अगर विदेशों से काला धन आ जाए ना तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाए। तो काला धन आज तक आया क्यों? मैं छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब उससे सारा ऋण खत्म हो जाता, आप इस उम्मीद में बैठे थे, उससे सारा बोझ खत्म हो जाता, ये उम्मीद लगाकर आप बैठे थे। रिपोर्ट है क्या संजय जी आप 2019 में प्रसिद्ध चैनल में रिपोर्ट में आया हुआ था कि काला धन जो है स्विस बैंक में 6,600 करोड़ रुपए था। 6,600 करोड़ रुपए 2019 में था और कोरोना काल में 1 साल के अंदर तो 20,800 करोड़ तक पहुंच गया। यहाँ देश में लॉकडाउन लगा है, वहाँ काला धन की बाढ़ आ गई। एकदम से इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये पैसा कब वापस ये बताइए ना, पश्चिम बंगाल सरकार जो है क्या करेगी? अगर महंगाई है तो उसका क्या काला धन क्यों बढ़ा? आप क्या जो आपने देखा होगा चिप वाले नोट से 2 सर, अपने ऋण की भी तो बात करेंगे। आर्थिक बोझ क्यों बढ़ा, ऋण क्यों बढ़ रहा है राज्यों पर? उसके पहले लोग कहाँ गए? जानबूझ करके केवल 2 के लिए पहले 2,000 के नोट बनाए गए थे ताकि वो काला धन। संजय जी देखिए, आज के मुद्दे की बात कीजिए आप। संजय जी देखिए, सुनिए मेरी बात। आज कैसे राज्यों को ये सबक लेने की जरूरत है और कैसे राज्यों को काम करने की जरूरत है कि आर्थिक बोझ से जो वो जूझ रहे हैं उससे कैसे वो धीरे धीरे पार पा सके, इसकी आवश्यकता है। इस पर चर्चा और इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। आप सोच रहे हैं कि काला धन वापस आ जाएगा, आप सोच रहे हैं कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे तो सब कुछ। सर, वो लोक लुभावन वायदे हैं, कहा जा रहा है ना, इसीलिए ये जो वायदे घोषणाएं किए जाते हैं हवाई बातें हो जाती है चुनाव खत्म होते ही। धरातल पर कितना काम किया जाता है? सारी समस्या तो हल हो जाएगी। तो ये दोस्तों ने जो वहाँ पे बैंकों में जमा करा था वो आप पहले उसके बारे में बात करिए। जो काली करतूतें हैं वेस्ट बंगाल सरकार की, उसके बारे में सोचिए और आज उपाय सुझाइए संजय जी कि आप क्या कर सकते हैं आर्थिक बदहाली से, इस तरह से सरकारी संपत्तियों को बेच के लिए हम क्या अच्छे उपाय बता सकते हैं? किशोर झा जी, सुनिए मेरी बात, पता ही नहीं चला। ये सब देख रहे हैं, सारा देश जानता है किस तरीके से तानाशाही के रूप में आप सरकार चला रहे हैं, ये सब जानते हैं। पहले कहा इलेक्शन के पहले सब मारे भगाए जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन में अचानक आप जीत गए, किस तरह से जीते ये सब जानता है। सर, हो गए चुनाव के नतीजे आ गए। देखिए अब कैसे आगे बढ़ना उस पर चर्चा करेंगे ना। अब क्या रहा चुनावों में, क्या हुआ, कैसे जीत मिली, अब मिल गई जीत, अब एक्सेप्ट कर लिया सबने, उसके बाद इस पर चर्चा नहीं। चर्चा इस बात को लेकर कैसे हम अपने राजस्व को बढ़ाएं। एक्सेप्ट नहीं कर रही है किशोर झा जी, टीएमसी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। देखिए, ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है। काफी देर से बैठ के बहुत शांति से तमाम प्रवक्ताओं की बात सुन रहा हूं।
और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने बात को ऐसे गोल 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 को घुमाया कि वो लगा कि जलेबी बना रहे। आपके खुशबू जी के पूजा जी के किसी भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। पंजाब में अभी पंजाब की सरकार को बने 15 दिन तकरीबन हुए, 20 दिन हुए, लेकिन एक ईमानदार सरकार का इम्पैक्ट जमीन पे क्या होता है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑल टाइम हाई कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू पंजाब के अंदर हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त इस महीने के अंदर जो है अतिरिक्त कलेक्शन किया गया पंजाब सरकार। सिर्फ 20 दिन हुए सरकार को। हम प्रधानमंत्री जी के पास मुख्यमंत्री भगवंत मान एक कर्टसी कॉल की, वहां गए, मिले और उन्होंने अपने पंजाब की समस्या जो भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस के द्वारा पैदा की हुई समस्या है, 50 अगर 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब पे है तो आधे वक्त ये रहे सत्ता में, आधे वक्त कांग्रेस वाले। हम आपको ये बताते हैं कि हमारी सरकार जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे चलने वाली, भगवंत मान की सरकार पंजाब में चलने वाली है, उसने केवल पहले महीने की तुलना करके दिखाया कि 5,000 करोड़ का कलेक्ट किया। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे ढूंढ लिए गए हैं जहां से कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे। ठीक है, मुझे किशोर जी जरा एक और चीज जरा समझा दीजिए, बहुत आसानी से आप समझा सकते हैं कि पंजाब में जो आप वायदा करके आए हैं कि 300 यूनिट आप जो है फ्री दे देंगे बिजली, आप स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देंगे, कैसे ये हो पाएगा? देखिए, ताकि बाकी के राज्य भी सुने ना आपको कि जिसके ऊपर खुद ही इतना आर्थिक बोझ है वो फिर भी फ्री में चीजें दे रहा है, कुछ तो रोड मैप होगा आपके पास। हाँ, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर तमाम सरकारें अगर हमारे जैसा काम काम करने लगे अपने तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की, अगर केंद्र की सरकार सर करेंगे कैसे, मैं वही पूछ रही हूँ ना, कैसे कर रहे हैं जरा वो बता दीजिए बहुत जल्द में। हाँ। इसके सीधे सीधे 3 तरीके। पहली चीज, आपको कट्टर ईमानदारी के साथ चलानी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे से ले लीजिए इनकी ईमानदारी का, और मैं आपको बता रहा हूँ, और वो करप्शन 40,000 का इन्होंने कुछ नहीं बोला, 40,000 का इन्होंने इन्वायरमेंट का एक केमिकल खरीदा, 24 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा किया, 16 करोड़ रुपया उसके प्रचार पे खर्चा किया, और ये किसी और ने नहीं कहा है, सीएजी ने कहा है, पार्लियामेंट पे रिपोर्ट आई है। बात पूरी करने दीजिए, समय मेरे पास कम है, बिल्कुल बहुत जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है, बोलिए किशोर। 24 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पे 16 करोड़ रुपए खर्चे पे दुनिया की सबसे बड़ी किशोर जी को बोलने दीजिए, महेश जी बात कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए किशोर जी जल्दी। अरे इससे बड़ी न्यूज और क्या हो सकती है आपके चैनल के लिए? आप ईमानदारी से समझौता नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां जहां रिसोर्स लीकेज है, सैंड माफिया चल रहा था पंजाब में, माइनिंग माफिया, लिकर माफिया, उसके बाद केबल माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, इन तमाम माफियाओं से पंजाब का रेवेन्यू डबल कर सकते हैं। यहाँ पे हर सरकार ने पंजाब को हर साल में ढूंढने का काम किया। हम पंजाब में अपनी जनता के हित की स्कीमें लागू करेंगे और पंजाब कर्जे के जाल से भी बाहर निकालेंगे। पूजा जी, मैं आपको यकीन और आपके माध्यम से कि 5 साल के बाद जब भगवंत मान अपनी सरकार का तो पंजाब सारी स्कीम और पंजाब के अंदर जो है जो डेफिसिट है, कर्जा है पंजाब, चलिए ठीक है, तो भी नीचे ले गया। ठीक है, ये उम्मीद जो है आपने जगाई है लोगों के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। देखिए समय नहीं है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी ने शांति के साथ सबने बताया कि किस तरह से आवश्यकता है अपने आर्थिक जो बोझ है उसको खत्म करने के साथ साथ राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन इस तरफ कदम कैसे उठाएंगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपसी तालमेल के साथ, वो देखना होगा। फिलहाल के लिए लोकतंत्र में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।